हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेट 4 पर। बहुत ही डिटेल में हम लोग इस वीडियो में इसको चर्चा करने वाले हैं। अप्रैल 8 से लेकर 10 तारीख तक LNMU में आप लोगों का GES का परीक्षा का डेट निर्धारित है। वैसे एग्जामिनेशन आप लोगों का 18 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस बीच में आपका ऑनर्स का पेपर है, पेपर 5, 6, 7, 8 और 8 तारीख से जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का स्टार्ट हो जाएगा। तो हर बार की भांति मैं इस बार भी आप लोगों के बीच में लगातार GK GS का सेट ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि 100 मार्क्स का आपका क्या होता है GK GS में MCQ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है। देखिए, मैं जितना वीडियो भी बना के अपलोड कर रहा हूँ, पूरा वीडियो आप देखो, सेट 15 सेट में अपलोड करूँगा। एक बार अगर आप वीडियो को प्रॉपरली देख लेते हो तो ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में आप देखोगे क्वेश्चन, आप पढ़ के जाओगे तो छूटेगा नहीं, आप उसको सॉल्व कर दोगे, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख रखा है 4 ऑप्शन आपको मिलेगा ही, आप आराम से टिक कर दोगे। बस प्रॉपरली आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है और उसका ऑप्शन देखना है, तो आपको लगेगा, दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, ये तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा था, ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर। तो ये सब आपको ध्यान से कंप्लीट करना है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है, प्रेस करके रखिएगा। आगे आपको इस तरह का अपडेट, नोटिफिकेशन और ये जेन्युइन कंटेंट जो इस चैनल पे मिलता है वही देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अब बाकी जगह आप जानते हैं कि इस तरह का कंटेंट देखने को जल्दी नहीं मिलता है। हमारे LNMU में खास करके बहुत कम चैनल है ऐसा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के बीच अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं जो आप लोगों को मदद कर सके। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन है जो सेक्शन बी पर हम लोग बात करेंगे, और ये सेक्शन बी 50 मार्क्स का रहता है। सेक्शन ए भी होता है 50 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़, और सेक्शन बी होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो पर्यावरण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें 51 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ही आपका रहेगा एग्जाम में भी, सेक्शन बी 51 से ही स्टार्ट होता है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी जो है ये रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय प्लांट्स, ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जिसको हम स्वपोषी बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत उत्तर है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग प्लांट्स, ये भी गलत है। डिग्रेडेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ये भी नहीं होगा। डिग्रेडेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन अगर मिले तो जिसमें आपको दिखे रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट, दैट इज राइट ऑप्शन। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। दिस टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, देखो ये टर्म जो इकोसिस्टम है ये दिया गया था आर्थर जे टेंसले के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या था, आर्थर जे टेंसले। और इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम के बारे में आर्थर जे टेंसले ने कब दिया था ये कॉन्सेप्ट, सन 1935 में। ईयर क्या था, 1935। क्लियर रहना चाहिए आपको। और ये हैकल के बारे में अगर आपको पूछे तो हैकल ने दिया था आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो हैकल ने। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, याद रखना है आपको, दैट इज आर्थर जे टेंसले इन द ईयर 1935। डेट भी याद रखना, हो सकता है कि डेट आपको पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ ठीक नहीं रहता है कि क्या पूछेगा या नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल इज सपोज टू बी बेस्ट फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा होता है, तो लोमी। लोमी में क्या होता है, सैंडी और क्लेई का मिक्सचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोमी सॉइल। लेकिन पर्कोलेशन रेट सबसे हाई होता है सैंडी में, उसके बाद क्लेई में, उसके बाद सेल्ट वगैरह में। लेकिन लोमी कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि मिक्सचर किसका किसका है, सैंडी प्लस क्ले का। वहीं अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन में कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्लेई सॉइल का ज़्यादा है। इसी से आपका मटका बनाया जाता है ताकि इवापोरेशन वो हो सके, और इसके कारण पानी मटके का ठंडा होता है। क्लेई सॉइल जो है सो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और सैंडी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, लेस है। लेकिन कल्टीवेशन के लिए कौन सा बेस्ट है, तो ऑप्शन विल बी लोमी। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, अगर पूछे आपको कि किसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तब क्लेई सॉइल करना है। ठीक है जी। सॉइल इरोजन कैन बी चेकड बाय, देखिए सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन। इसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं एफोरेस्टेशन से। व्हाट इज एफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड्स ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस ट्री मत कवर। पहले वहाँ पर कोई ट्री का कवर नहीं था, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेड़ को रोपेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफोरेस्टेशन।
या फिर स्टैंड्स ऑफ ट्रीज भी हम बोल सकते हैं, बहुत सारे पेड़ों का जो है सो समूह, गुच्छा। क्योंकि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज जो होता है ना, क्यों हम लोग पेड़ को कहने का मतलब लगाएंगे, क्योंकि इट स्टॉप्स, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। प्लांटिंग ऑफ ट्री, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। जब भी हम पेड़ को लगाएंगे तो इससे सॉइल इरोजन क्या होगा, रुकेगा। मिट्टी को जो पेड़ है वो क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो एफॉरेस्टेशन होगा, नॉट ओवरग्रेजिंग। एंड इसमें से कोई नहीं बोला, ये है रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, ये सब तो कुछ होगा ही। डिफॉरेस्टेशन करोगे तब तो और ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड। बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? द राइट ऑप्शन विल बी, यहाँ पर हो जाएगा डी प्लांटेशन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर डी प्लांटेशन, क्योंकि देखो प्लांट्स और ट्री जो होता है ना, वो उसका जो रूट होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है टुगेदर, एक साथ। एंड ऑल्सो स्लो डाउन फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो बहाव है उसको भी क्या करता है, स्लो कर देता है, जो कि आपके सॉइल को इरोड कर सकता है। तो प्लांट और ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, इसके रूट का बहुत बड़ा रोल है। तो राइट ऑप्शन इसका डी प्लांटेशन होगा। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बाढ़ के लिए। जो डी प्लांटेशन हम लोग करते हैं इस कारण से बाढ़ आता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इन वाटर रिजर्वायर दैट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज हाइड्रोस्फीयर। राइट ऑप्शन विल बी हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे गलती कर दिया गया, हाइड्रोस्फीयर नहीं होता, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, उसके बाद ये जीरोस्फीयर, यहाँ पे जीरोस्फीयर कर दिया गया है, मिसप्रिंट है, हाइड्रोस्फीयर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाटर पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय, तो ये होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा। आपको पता होगा इंडस्ट्री से कौन सा गैस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो उत्तरदायी है किसके लिए, दैट इज वाटर पॉल्यूशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीप सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चीप सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन दैट इज ऑटोमोबाइल, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑटोमोबाइल। अगला देखो, सॉइल पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव, इट इज द हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स, इसके कारण सॉइल पॉल्यूशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट एक्टिव एयर पॉल्यूटेंट, तो इसमें जो है आपका मोस्ट एक्टिव एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ज़्यादा एक्टिव एयर पॉल्यूटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है ये आपका H2S, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड SO2 इज, यू ऑलरेडी नो कि इसका मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैस जहाँ पे भी दिखे ग्लोबल वार्मिंग पे आंख मूंद के टिक कर देना है। पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्योंकि देखो वन चाइल्ड पॉलिसी लाओगे, फैमिली प्लानिंग लाओगे, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। अभी इंडिया का जो पॉपुलेशन है 141 करोड़ प्लस हो गया है, चाइना को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ना ये भी हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है, इसको हमको कंट्रोल करना, और वो होगा फैमिली प्लानिंग से, वन चाइल्ड पॉलिसी एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन से। तो राइट ऑप्शन इसका फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है जी, होना चाहिए, नहीं होगा। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अभी मैंने बताया था आपको, क्लेई सॉइल का सबसे अधिक होता है और सबसे कम दैट इज द सैंडी सॉइल। जब लीस्ट पूछे तो इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देन द राइट ऑप्शन विल बी क्लेई सॉइल। अगला क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ फॉरेस्ट शुड बी फिक्स्ड बाय साइंटिस्ट इन इंडिया। तो साइंटिस्ट के द्वारा एरिया ऑफ फॉरेस्ट कितना प्रतिशत फिक्स किया गया है, दैट इज 33%। करेंट फॉरेस्ट कवर अभी इंडिया में कितना है, अगर वो पूछे तब होगा 24.62%। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि कितना फिक्स किया गया है, देन द 33% विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डेफिनेशन ऑफ स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग का जो मिक्सचर होता है ना, सिंपल सा है, दिख रहा है आपको, स्मोक और फॉग का मिक्सचर से बन जाएगा क्या, स्मॉग। संधि विच्छेद हम लोग देखते थे ना, स्मोक प्लस फॉग को मिला दो तो स्मॉग आपको मिल जाएगा। फॉग तो आप तो जानते ही हो, स्मोक भी आप लोग जानते ही हो। अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, तो अर्थ जो है वो कितना परसेंट वाटर से कवर है, 71%, जिसमें कि मात्र 0.5% पोर्टेबल है। 0.5% पोर्टेबल मतलब पीने योग्य है, साफ है, और साफ तो 2.5% है फ्रेश वाटर इसमें से, बाकी सारा सॉल्टी है, ओशियंस में है, वो पीने के लायक नहीं है, वो खारा है। ठीक है ना।
तो 2.5% जो है इसमें से आधा से ज़्यादा, तो कहने का मतलब 68%, 2.5% में से तो कहने का मतलब आइस एंड ग्लेशियर्स में जो है सो दबा हुआ है, तो वो उसका थोड़े ना पानी होगा पीने के लिए, फ्रेश है लेकिन वो आइस एंड ग्लेशियर्स में है। तो 0.5% वाटर, इसीलिए बोला जाता है कि वाटर को कंजर्व कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो 71% यहाँ पर है। अगर पूछे पोर्टेबल कितना है तो 0.5%, पूछे टोटल फ्रेश वाटर कितना है देन 2.5%, और इसमें भी अधिकतर किस फॉर्म में है, आइस एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में। फर्स्ट कंज्यूमर इन फूड चेन दैट इज हर्बीवोर एनिमल्स। हर्बीवोर का मतलब क्या होता है, हर्बीवोर का मतलब होता है जो सिर्फ कहने का मतलब प्लांट्स को खाए, जैसे कि डियर हो गया, काउ हो गया, ये सब क्या करता है हर्बीवोर्स, ये एक तो प्रोड्यूसर को खाता है, प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स हो गया। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट जो सिंथेसाइज करता है अपना खुद का फूड, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम हर्बीवोर बोलते हैं, जिसको हम लोग शाकाहारी बोलिए, कार्निवोर्स को मांसाहारी बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी सी। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ना बाई डायरेक्शनल ना मल्टी डायरेक्शनल, दैट विल बी द यूनी डायरेक्शनल। अगला देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम का क्या महत्व है, तो ये है साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स और फ्लो ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप कोई एक ही टिक करोगे ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी में बोथ ए एंड बी दिया गया है। आपको ध्यान देना है कि ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में जहाँ पर आपको ए एंड बी वाला दिखे, बोथ ए एंड बी, तो वो सही होता है। ऑल ऑफ द एबव दिखे वो भी ज़्यादा केस में सही होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर हमेशा ऑल ऑफ द एबव ही सही होगा, कहीं कहीं चेक करने के लिए भी ऑल ऑफ द एबव दे दिया जाता है, जबकि वो ऑप्शन गलत भी होता है। तो बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द एबव कहने का मतलब 80% केस में सही पाया जाता है, ऐसा माना गया है। करेक्ट फूड चेन क्या है, तो ऑप्शन सी जो है हाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और फिश, ये करेक्ट जो है सो फूड चेन है। हाइटोप्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन को खाता है मछली, तो करेक्ट फूड चेन ये है। बाकी ये तीनों जो है ये गलत विकल्प है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है आपके सामने, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इज, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल ऑफ गैस रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। रिजर्वॉयर ऑफ CO2 इज, कहाँ पे है इसका रिजर्वॉयर CO2 का, ऑब्वियस सी बात है ये है आपका एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में। द रिमूवल ऑफ वाटर क्राइसिस कैन बी सॉल्व बाय, इट कैन बी सॉल्व बाय CH4 रिमूवल, इसको हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम आपने सुना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, इससे वाटर क्राइसिस को कम किया जा सकता है। द मेन फैक्टर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CH4 मीथेन गैस जो है वो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। 30% रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CH4 मीथेन गैस। कितना परसेंट, लगभग 30%। ठीक है, अगला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये होता है आपका 5 जून को, 1974 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने में आ रहा है, विच सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टेड ड्यूरिंग एयर पॉल्यूशन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है जब कहने का मतलब हवा जो है सो या हमारा एटमॉस्फेयर जब गंदा हो जाए, जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे इम्पैक्ट पड़ता है। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है आपका सी, या ऑप्शन में आपको ओशियन भी देखने को मिल सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। ओशियन में ऑक्सीजन भी डिजॉल्व रहता है, पानी में डिजॉल्व रहता है, डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें आपको लाइट, टेम्परेचर, ETC सब कुछ मिलेगा देखने को, लेकिन ऑक्सीजन होता है पानी में भी, तो सी ओशियन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। उसके बाद विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो O3 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये सब है। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम इज, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इकोसिस्टम का प्रोडक्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासेज इन फास्टर इन ग्रोथ, कौन सा ग्रास का फास्टर ग्रोथ है, इसमें बैम्बू जो है ना ये सबसे फास्ट ग्रो करता है। ऑर्गेनिज्म विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, जो अपना खाना स्वयं बनाता है। हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप पे डिपेंडेंट होता है। कंज्यूमर होता है किस पे, कहने का मतलब प्रोड्यूसर पे, और एक तरह से कह सकते हैं हाँ प्रोड्यूसर पे। और डिकम्पोजर के बारे में हम लोग वो भी बात करते हैं। देखो कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूम करता है, कंज्यूमर्स बोले या हेट्रोट्रॉप्स बोलो एक तरह से, और
एड ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे को खाता है, कंज्यूम करता है, कंज्यूम मतलब उपभोग करना, टू ऑब्टेन देयर एनर्जी, अपने एनर्जी को पाने के लिए। देखो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि अधिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सूर्य से अपना, कहने का मतलब, ऊर्जा प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। इट गेन्स एनर्जी डायरेक्टली बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। एल्गा और फंगस का आपने नाम सुना होगा। एल्गा फूड बनाता है और फंगस, कहने का मतलब, वाटर प्रोवाइड करता है। दोनों का बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और ये प्लांट एल्गी साइनोबैक्टीरिया ये एनर्जी कहाँ से, कहने का मतलब, डायरेक्टली गेन करता है सूर्य से और कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में उसका जो भोजन होता है ग्लूकोज, उसको रख लेता है अपने पास में, और बाकी जो ऑक्सीजन होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ज़्यादा अमाउंट में। देखो वैसे प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनहेल करता है लेकिन कम अमाउंट में, रिलीज करता है ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, सॉरी ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं कम अमाउंट में, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ज़्यादा अमाउंट में। थोड़ा मिस्टेक हो गया, कन्फ्यूज़न, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद देखो डीकम्पोजर क्या होता है। डीकम्पोजर होता है एन ऑर्गेनिज्म ऑफन अ बैक्टीरियम, फंगस, इन्वर्टिब्रेट, जो फीड करता है डेड प्लांट को या उसको तोड़ता है, ठीक है, और उसके बाद एनिमल मैटर को खा के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को इकोसिस्टम में अवेलेबल करवा देता है, मेकिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू द इकोसिस्टम। ये डीकम्पोजर का काम है, जो फीड करता है या ब्रेक करता है डेड प्लांट और एनिमल मैटर को, एनिमल फीसेस वगैरह को बोल सकते हैं हम लोग। और प्रोड्यूसर्स क्या होता है? ये ग्रीन प्लांट्स हो गया, जो सिंथेसाइज करता है अपना खुद का फूड और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज प्लांट्स वगैरह हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, डिटेल में हम लोग बात करते हैं। द बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो 82 का जो राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सन, ऑप्शन विल बी बी। ह्यूमन एवोल्यूशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये ओरिजिनेट हुआ था अफ्रीका में, और अभी जो मॉडर्न ह्यूमंस है उसका नाम क्या है? बिना गूगल पर सर्च किए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मॉडर्न ह्यूमन का नाम क्या है टैक्सोनॉमी के अनुसार। टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अफ्रीका से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में आके कि मॉडर्न ह्यूमंस का क्या नाम है। हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स इज अ एक्वेटिक प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं जलचर हिंदी में, ठीक है। लिव इन वाटर, adapted in aquatic environment, that is aquatic plant. In ecosystem the large number is that of, क्या है इकोसिस्टम में? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का ज़्यादा नंबर है। हार्बीवोर्स क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो कि किसको खाता है? प्रोड्यूसर्स को। कार्निवोर्स क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, जो खाता है प्राइमरी कंज्यूमर को। और ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोर्स बोल सकते हैं, जो कि एनिमल के साथ साथ आपको क्या खाता है? प्लांट्स को भी खाता है। ओमनीवोर्स हम लोग हो गए, मानव जो है वो ओमनीवोर्स है, वो कहने का मतलब मांसाहारी प्लस शाकाहारी दोनों है। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोफाइट्स क्या है? इन एन इकोसिस्टम द लार्जेस्ट नंबर इज दैट ऑफ, किसका ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर है? अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर का। देखो डीडीटी क्या है? डीडीटी है एक नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। विच पॉल्यूशन कॉज जॉन्डिस? द वाटर जो है ना, ये आपका जॉन्डिस का कारण बनता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन? तो जेट फ्लाइट आपको ऑप्शन में दिखे तो ये सबसे ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन क्रिएट करता है। स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी प्रोड्यूस पॉल्यूशन ऑफ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एयर, वाटर एंड सॉइल, तीनों को ये क्या करता है? पॉल्यूट करता है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरियाज आर विथ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे बहुत ए एंड सी है, लेकिन ये ए एंड सी गलत उत्तर है। मैंने बताया था कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत ए एंड सी वाला गलत भी होता है, लेकिन यहाँ पर गलत जैसे हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। 92 देखो, रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज, इसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन देखो एडॉप्शन गलत है, यहाँ पे एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन। आप बोलोगे एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन का मतलब होता है, दिस वर्ड इंप्लाइज हाउ ए स्पीसीज चेंज इट्स बॉडी एंड बिहेवियर टू बेटर सूट इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। कैसे वो अपने बॉडी और बिहेवियर को चेंज कर रहा है नेचुरल उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सूट करने के लिए। देखो एडेप्टेशन और एक्लीमेटाइजेशन में अंतर है। एक्लीमेटाइजेशन मतलब होता है, अभी आप यहाँ से कश्मीर चले जाओ
तो आप यहाँ पर एक कहने मतलब मॉडरेट टेम्परेचर में रह रहे हो, वहाँ पे काफ़ी ठंडा आपको देखने को मिलेगा। तो आपका बॉडी 2-4 दिन आपको लग जाएगा वहाँ पे एक्लीमेटाइज करने में। एक्लीमेटाइजेशन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, वहीं एडेप्टेशन एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। एडेप्टेशन जैसे मान लो अभी आप रेगिस्तान से ऊँट को उठा करके जा करके आप साइबेरिया में ठंडे जगह पे रख दोगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। क्या वहाँ का जो पोलार बियर होता है साइबेरिया का, ठीक है, रशिया में, उसका मान लो नदन पोल से उसको उठा के लाके आप रेगिस्तान में रख दोगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका बॉडी उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो चुका है। हमने अपने शरीर को जैसे मान लो इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लिया है, अब किसी दूसरे जगह जाओगे तो वहाँ पर एक्लीमेटाइज करने में थोड़ा समय लगेगा। तो अडेप्टेशन का मतलब यही होता है कैसे अपने बॉडी को आप और बिहेवियर को बेटर सूट करते हो नेचुरल इन्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने आपको थोड़ा डिटेलिंग कर दिया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन इन द ईयर 1859। किसने दिया था? जॉन डार्विन ने। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, नॉट मेड बाय नेचर। हिंदी में उसको हम कृत्रिम बोलते हैं, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, नेचर के द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो एक्वेरियम क्या है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो कि ह्यूमन मेड है, नॉट इट्स मेड बाय नेचर। Analogous organs are, option will be similar in function. Option number B, main cause of extinction of species from tropics. Extinction का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। जब भी आप वनों की कटाई करोगे तो वहाँ से जानवर पक्षी विलुप्त हो जाएंगे, तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन विल बी राइट आंसर। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है? इट इज कॉज्ड बाय वायरस एंड दैट वायरस नेम इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। फिश डाई इन वाटर पॉल्यूटेड बाय सीवेज इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कमी हो गया तो मछलियां मर गई। ठीक है। Which of the following is not considered as air pollutant? तो कार्बन डाइऑक्साइड is not considered as air pollutant, although these three are considered as air pollutant। हालांकि कभी कभी अगर हद से ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हो गया तो फिर पॉल्यूशन हो सकता है, वैसे नहीं होगा। ठीक है। Which of the following form of energy don't have the problem of pollution? इस सब में प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, सन को छोड़ करके। सूर्य से पॉल्यूशन थोड़ी ना होता है जी। सोलर एनर्जी ये कॉज नहीं करता है पॉल्यूशन। क्लियरली आपको मैंने लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से बताया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग का जो एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम को अच्छे से दीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से लिख के आइए। मैंने लगभग बहुत सारा ट्रिक आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको बताया है, चैनल पे जाके आप उसको देखिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है अपने कलीग्स के साथ में भी, ताकि वो भी आके इस चैनल से जुड़ सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।